अच्छा, अब हम रिस्क असेसमेंट पे आ जाते हैं। द 5 स्टेप्स टू रिस्क असेसमेंट के रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई दी हैज़र्ड, ख़तरात को पहचानना, वही बात, ख़तरात को पहचानना। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, उसका जायज़ा लेना कि इससे कौन से लोग मुतासिर होंगे, एंड हाउ, किस तरीके से मुतासिर होंगे, ठीक है, उसका जायज़ा लेना। थर्ड, एवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, रिस्क को एवेलुएट करना। एवेलुएट कहते हैं उसका तखमीना निकालना, एवेलुएशन, तखमीना मैथमेटिकली उसको, उसका एग्जैक्ट हल या उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, ठीक है। एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, और उसके लिए हिफाजती इक़दाम करना। रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, इन तीनों स्टेप्स को 1, 2, 3 स्टेप्स को क्या कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना। रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी, और टाइम टू टाइम इस चीज़ को हम क्या करते रहेंगे, रिव्यू करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स हैं आसान से। ख़तरात को पहचानना, उसका जायज़ा लेना कि उससे कौन मुतासिर होगा, रिस्क का तखमीना निकाल कर उसके लिए हिफाजती इक़दाम करना, डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, इन तीनों स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेना, और टाइम टू टाइम हम रिस्क असेसमेंट को रिव्यू करते हैं और रिव्यू करते रहें। तो ये 5 स्टेप्स हैं रिस्क असेसमेंट, ठीक है। अब हम इस एक जो स्टेप है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अब ख़तरात को पहचानना, तो ख़तरात को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका एज ए सेफ्टी ऑफिसर काम होगा ना कि ख़तरात को आपने पहचानना होगा, तो यहाँ पे अब आपको बताया जाएगा कि आप कैसे ख़तरात को पहचानेंगे, ठीक है। तो याद रखें, हैज़र्ड्स को पहचानना, ख़तरात, तो ख़तरात तो ख़ास किस्म के ख़तरात हैं, हर जगह पे आपने वही ख़तरात देखे होंगे, ठीक है। तो ख़ास जगह ख़ास किस्म के कौन से ख़तरात हैं, तो ये वो ख़ास किस्म के ख़तरात हैं जो कि हर एक जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो एक ऑफिस है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई कारखाना है, तो ये वो ख़ास किस्म के ख़तरात हैं। नज़र आ रहा है आपको? यस। तो ये ख़ास किस्म के जो ख़तरात है, इसमें फ़िज़िकल इंजरी किससे आ सकती है, फ़िज़िकल इंजरी मीन जिससे इंसान ज़ख्मी हो जाए, ठीक है। तो स्लिप, ट्रिप, फॉल से हो सकता है इंसान, स्लिप जानते हैं, अटकना, कि आप पत्थर पड़ा हुआ है ना, इंसान जा रहा हो, पाँव उसके साथ लग जाए तो एकदम गिरने लगेगा, तो ये है ट्रिप। एंड फॉल, गिरना। फॉल, गिरना मीन्स कि आप ज़मीन पे भी इंसान गिर सकता है, छत से भी इंसान गिर सकता है, ठीक है ना। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, अब ये तो इंसान की बात हो रही थी, ऑब्जेक्ट्स भी गिर सकती हैं, सामान भी इंसान के ऊपर गिर सकता है कि वो भी गिर सकता है, ये भी एक हैज़र्ड है। कोलिजन भी हो सकता है, टकराव, गाड़ियाँ गाड़ियों के साथ टकरा जाती हैं, कोलिजन भी हो सकता है। ट्रैपिंग, क्रशिंग भी हो सकता है, किसी मशीन में इंसान का हाथ क्रश हो सकता है, ट्रैप हो सकता है, फंस सकता है मशीन में इंसान का हाथ, ठीक है ना। इसी तरह मशीनरी, मशीन से इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। मशीन, कोई भी मशीन हो, उसमें आरा लगा हो, कोई कैंची लगी हो, ऐसा कोई चीज़ भी लगी हो तेज़दार, इंसान का हाथ कट सकता है, फंस सकता है, ठीक है ना। उसके ज़रात उड़कर, अगर इस तरह लकड़ी काटते हैं या कोई, उसके ज़रात इंसान की आँख में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम मसाइल हो सकते हैं इससे, मशीनरी से। तो मशीनरी के हादसात, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से नुकसान पहुँच सकता है। ट्रांसपोर्ट के मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह केमिकल्स के मसाइल हो सकते हैं, केमिकल से इंसान मुतासर हो सकता है। एंड ड्राउनिंग, इंसान डूब भी सकता है, पानी वगैरह अगर किसी जगह से, तो इंसान डूब सकता है। एस्फिक्सिएशन, इंसान का सांस बंद हो सकता है। कैसे? एक जगह पे ऑक्सीजन ना हो तो वहाँ पे इंसान का सांस बंद हो जाएगा, इस तरह है कि नहीं। फायर एंड एक्सप्लोजन, आग भी लग सकती है हर एक जगह पे, एक्सप्लोजन, धमाका भी हो सकता है, सिलेंडर्स वगैरह से हो सकता है कि नहीं। इसी तरह एनिमल्स से भी नुकसान पहुंच सकता है, हो सकता है कि जानवर वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह, ये चीज़ों से भी नुकसान पहुंच सकता है, ये भी आप कंसिडर करें। इसी तरह वायलेंस, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो लड़ाई झगड़ों से भी नुकसान पहुँचता है कि नहीं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे चीज़ें हैं जिससे, ऐसे ख़तरात हैं जो कि साइट पे होंगे, आपने इनको देखना होगा, इनको पहचानना होगा, क्योंकि इससे क्या हो सकती है, फिज़िकल इंजरी। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल डिजीज़ और इल हेल्थ, लोग बीमार भी हो सकते हैं। वो कैसे? फिज़िकली,
फिज़िकली इंसान बीमार हो सकता है। कैसे? अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, थक जाएगा, घर गया, बुखार हो गया, उसको बीमार हो गया, ठीक है। इसी तरह केमिकल से भी इंसान को नुकसान पहुंच सकता है। केमिकल्स जानते हैं? केमिकल्स मीन्स के ये जो मुख्तलिफ मेडिसिन, दवाइयाँ, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल किसे कहते हैं? जरासीम। मीन्स के जरासीम नहीं होते जिससे बैक्टीरिया, वायरस बन जाए वगैरह, ठीक है। इसके अलावा एर्गोनॉमिक्स में आ जाता है। ये एर्गोनॉमिक्स देखें, लफ्ज़ एर्गोनॉमिक का लफ्ज़ अक्सर सेफ्टी में यूज़ होता है। लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एर्गोनॉमिक्स किसे कहते हैं, क्योंकि लफ्ज़ भी थोड़ा सा मुश्किल सा है। एर्गोनॉमिक्स याद रखें, जब भी लफ्ज़ आए तो आपने 3 चीज़ें जो हैं दिमाग में रखनी होंगी: इंसान, काम, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप जब ये तीनों चीज़ें कंबाइन कर लें तो अच्छी बना लें, इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स। आपने कर काम मीन्स कि इंसान सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट हो, माहिर बंदा हो, काम उसको आसान दिया जाए और माहौल भी अच्छा हो, ठीक है। मौसम वगैरह ये तमाम ये भी अच्छी। तो तीनों चीज़ें ठीक हो गई तो फिर तो काम क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी कि आसान हो जाएगी। आप एर्गोनॉमिक्स, तो एर्गोनॉमिक्स में ख़ास ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो ये मैनुअल हैंडलिंग, इस तरह की चीज़ों पे किया जाता है। जो रिपीटिटिव टास्क होते हैं, बार बार एक सामान को इधर से उठाओ, इधर रखो, इधर से उठाओ, उधर रखो, झुक के जो काम किया जाता है जिसमें कमर बैंड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो ट्विस्टिंग का काम होता है, इस तरह स्क्रू ड्राइवर में इस तरह करते हैं ना, ये काम जो होता है इसको ज़्यादातर इन कामों को फोकस किया जाता है एर्गोनॉमिक्स, ठीक है ना। ट्विस्टिंग, टर्निंग, स्टूपिंग, ठीक है। फिर तो इससे भी इंसान बीमार हो सकता है ना। और साइकोलॉजिकल मीन जहनी जो परेशानी, स्ट्रेस वगैरह जो होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये किस में आ जाता है? साइकोलॉजिकल में आ जाता है। क्लियर? इंसान के ऊपर काम का दबाव ज़्यादा तो वो परेशान होकर बीमार हो सकता है। तो ये वो ख़तरात हैं जिससे इंसान ज़ख्मी हो सकता है, ये वो हैं जिससे इंसान बीमार हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा आप ख़तरात को जान सकते हैं इन तरीकों से, ठीक है ना। इसके अलावा एक और तरीका भी है ख़तरात को पहचानने का। वो तरीका क्या है? वो है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस किसे कहते हैं? टास्क एनालिसिस कहते हैं काम को, और एनालिसिस उसका जायज़ा लेना, उसको बारीक बीनी से देखना। अब फॉर एग्जांपल कोई भी काम हो रहा है, एक बंदा है वो गाड़ी का टायर बदलना चाह रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले डिग्गी से सामान निकालेगा, फिर नट्स को लूज़ करेगा, फिर नट्स निकालेगा, फिर जैक लगाएगा, फिर जैक के बाद टायर उतारेगा, फिर दूसरा टायर लगाएगा, फिर उसके नट्स फिक्स करेगा, फिर जैक हटाएगा, फिर नट्स को टाइट करेगा। इस तरह है कि नहीं? फिर वो सामान डिग्गी में रखेगा, इस तरह है। तो अब इस टास्क को अगर आप गौर से एनालाइज करें तो इसमें तो बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहले डिग्गी से सामान निकालना, ठीक है, फिर नट्स को लूज़ करना, फिर जैक ऊपर करना, फिर नट्स को निकालना, फिर टायर हटाना, फिर दूसरा टायर लगाना। तो इसमें कितने पार्ट्स हैं ना। अब हर एक पार्ट का अपना अपना ख़तरा है। अब फॉर एग्जांपल जब डिग्गी से निकाल रहा होगा, हो सकता है कि पीछे से गाड़ी उसको मार दे, हो सकता है कि सामान भारी हो उसके पाँव पे गिर जाए। इस तरह हर एक पार्ट में रिस्क जो है वो मुख्तस है। तो आपने हर एक पार्ट का जायज़ा लेना होगा और उसमें उस रिस्क को पहचानना होगा, और उसके लिए हिफाजती इक़दाम करेंगे, ठीक है। तो ख़तरात को पहचानने का एक तरीका तो आपको पहले बता दिया है कि ये है जिससे इंसान ज़ख्मी हो सकता है, इससे इंसान बीमार हो सकता है। इसके अलावा टास्क एनालिसिस भी, कि आप एक काम जो हो रहा है उसको गौर से देखें, उसमें देखें कि इसमें क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, उसके लिए हिफाजती इक़दाम करें। इसके अलावा लेजिस्लेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, कानून को। देखिए कानून में क्या है, अगर एक काम कानून के मुताबिक हो रहा है तो क्या वो ठीक है? ठीक है ना। और अगर नहीं हो रहा तो फिर तो मसला है ना, तो वो गलती है, वहाँ पे रिस्क है, तो आपने उसको ठीक करना होगा, कानून के मुताबिक बनाना होगा, ठीक है। तो आपने देखना होगा लेजिस्लेशन को, स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस, डॉक्यूमेंट्स को।
इसके अलावा मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन से भी आप रिस्क को पहचान सकते हैं। मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं? जो चीज़ों को बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्रेन है, क्रेन एक्सकेवेटर है, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल जो कि ज़्यादातर यहाँ पे एक्सकेवेटर्स यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं जॉन डीर के एक कंपनी है, ठीक है, या डूसैन एक कंपनी है, या कैटरपिलर है। तो बेसिकली ये कुछ कंपनीज हैं जो कि एक्सकेवेटर बनाती हैं। तो अब जब फॉर एग्जांपल जॉन डीर की एक्सकेवेटर आपने अगर लिया तो उसके साथ जॉन डीर ने प्रॉपर एक मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन दी होगी कि नहीं दी होगी? जिस तरह आप मोबाइल लेते हैं, डब्बा खोलते हैं, उसमें एक छोटी सी बुक होती है, वो किस लिए होती है? कि आपने इस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन इसको कहते हैं। इसी तरह वो क्रेन जो है वो आपने यूज़ करनी होगी अकॉर्डिंग टू दैट मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि वहाँ पे रिस्क है कि नहीं? तो मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है आपने, जिसमें सेफ यूज़, मेंटेनेंस और क्लीनिंग की तमाम डिटेल मेंशन होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने इंसिडेंट डेटा को भी देखना है। एक्सीडेंट्स, नियर मिस, इल हेल्थ, कितने हादसात हो रहे हैं, कौन से हादसात हो रहे हैं? तो जौन से हादसात ज़्यादा हो रहे हैं उसके मुताबिक आपने ख़तरात को तलाश करना। जौन से नियर मिसेस ज़्यादा हो रहे हैं, नियर मिस जानते हैं? जिसमें इंसान क्या हो जाता है? बाल बाल बच जाता है। इसी तरह इल हेल्थ, जिसमें इंसान बीमार हो जाता है। तो इस तरह के हादसात को आपने फिर क्या करना होगा? पहचानना, ठीक है। तो ये तरीका है ख़तरात को पहचानने का, ठीक है। एक मिनट। अच्छा, तो हम ये फर्स्ट टास्क एनालिसिस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि टास्क को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेलेक्ट द टास्क। एक टास्क को हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि गाड़ी का पहिया जो हम बदल रहे हैं, ठीक है, वो आगे आएगा भी। तो सेलेक्ट द टास्क, हम एक टास्क को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम गाड़ी का पहिया बदल रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड द स्टेजेस ऑफ द टास्क। अब इसमें कितने स्टेजेस हैं? तो हम डिग्गी से निकालेंगे क्या? उसका सामान, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके जो नट्स हैं उसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम उसका पहिया हटाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा पहिया लगाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह मीन्स के इसमें तो कम से कम 7-8 स्टेप्स हैं कि नहीं? यस सर। अब हर एक स्टेप में हमने उसका रिस्क एवेल्युएट करना है। एवेल्युएट रिस्क एसोसिएटेड विद ईच स्टेज, ठीक है। यस। हर एक रिस्क का, हर एक स्टेप का रिस्क जो है वो आपने एवेल्युएट करना है। अब फॉर एग्जांपल जब वो डिग्गी से सामान निकाल रहा हो, पाना और ये तमाम जैक वगैरह, इस दौरान क्या हो सकता है? दूसरी गाड़ी उसके साथ टकरा सकती है, कोलिजन हो सकता है। यस। इसके अलावा फॉलिंग ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पाँव पे सामान भी गिर सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये रिस्क है इसमें। डेवलप दी सेफ वर्किंग मेथड। अब इसके लिए आप सेफ वर्किंग मेथड पे तलाश करेंगे। इसके लिए सेफ वर्किंग मेथड क्या करना होगा, ठीक है। सेफ वर्किंग मेथड में आपने क्या करना होगा कि आपने गाड़ी को साइड पे पार्क करना है, जहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ ना आए। ऑफ रोड इसको पार्क करना, सड़क के दरमियान में पार्क नहीं करना, ठीक है ना। सामान को आपने एक एक करके नीचे उतारना है, ठीक है, जैक क्या जो भी है, ठीक है ना। ज़्यादा सामान आपने नहीं उठाना। अब इसके लिए डेवलप सेफ वर्किंग मेथड्स हो गए, सेफ्टी हो गई। अब उसी को आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और फिर टाइम टू टाइम क्या करेंगे? मॉनिटर टू इंश्योर इफेक्टिव। टाइम टू टाइम उसको मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? तो बेसिकली ये टास्क एनालिसिस के तरीके कि टास्क को आप कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस। अब ये तो था रिस्क असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप कि आइडेंटिफाई द हैजर्ड, जिसमें हमने तरीके पढ़े कि हम इस तरीके से भी ख़तरात को पहचान सकते हैं, इस तरीके से भी पहचान सकते हैं। ये 4 तरीके भी हैं, इसके अलावा ये तरीका भी है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप पे हम आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म एंड हाउ। अब हम ये देखेंगे कि हमने ख़तरात जो पहचाने इससे कौन मुतासर होगा, इससे कौन मुतासर होगा, ठीक है ना।
आया इससे एम्प्लॉयज़ मुतासर होंगे, मेंटेनेंस का जो स्टाफ है मरम्मत करने वाला वो मुतासर होगा, क्लीनर्स मुतासर होंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स मुतासर होंगे, विजिटर्स जो कि वहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, या फॉर एग्जांपल पुलिस हो गई या और कोई बंदे हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक या पब्लिक मुतासर हो रही है उससे, तो ये भी आप देखेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली आइडेंटिफाई द पीपल एट रिस्क में हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कौन से लोग उससे मुतासर होंगे, ठीक है, ये भी हो गया। सेकंड स्टेप भी हो गया, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया आपको, सेकंड स्टेप भी हो गया कि कौन से लोग मुतासर होंगे। अब जब आप ये देखेंगे ना कि कौन से लोग मुतासर होंगे, इसमें आपने वुल्नरेबल लोग जो हैं उनको खास तवज्जो देनी होगी। वुल्नरेबल में कौन से लोग आ जाते हैं, यंग पीपल, बच्चे, न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर्स, मीन्स कि जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो साइड पे हो तो उनको भी आपने कंसिडर करना होगा, ठीक है। इसी तरह डिसेबल्ड वर्कर्स, जो माजूर लोग हो गए। इसके अलावा लून वर्कर्स, लून वर्कर्स जानते हैं किसे कहते हैं? लून वर्कर्स वो होते हैं जो कि अपनी कंपनी से दूर काम कर रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, विदाउट सुपरविजन काम कर रहे हो, उनके ऊपर कोई निगरानी ना हो। जिस तरह मार्केटिंग का बंदा है, वो मार्केट में जाके मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, सेल्स का, तो वो लून वर्कर है। कोई पेंटर डेकोरेटर किसी के घर चला जाता है पेंट करने, तो वो लून वर्कर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लून वर्कर। क्लियर? तो हमने क्या किया बेसिकली, अभी तक हमने ख़तरात को पहचाना, ठीक है, फिर उसका जायज़ा लिया और फिर उसको कंट्रोल किया, ठीक है। तो हमने ख़तरात को पहचान लिया, उसका जायज़ा ले लिया कि उससे कौन मुतासर होगा, और इन लोगों को हमने ख़ास तवज्जो देनी होगी, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, एवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। तो सबसे पहले हम रिस्क को एवेल्युएट करते हैं, उसका तखमीना लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं। एवेल्युएशन मीन्स एस्टिमेट लगाना। तो देखें, एस्टिमेट लगाने से पहले हम रिस्क को पढ़ते हैं कि रिस्क क्या है। तो रिस्क आपको याद है, रिस्क किसे कहते हैं? बिल्कुल, मीन्स कि इट इज़ द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म अकरिंग एंड द सेवेरिटी ऑफ दैट हार्म, और टू पुट इट मोर सिंपली, लाइक्लीहुड इज इक्वल टू रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय या सेवेरिटी, ठीक है। तो बेसिकली रिस्क किसे कहते हैं कि किसी भी एक्सीडेंट के होने के कितने इम्कानात हैं, और अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसकी शिद्दत क्या होगी, ठीक है ना। इसको हम और भी आसान बना सकते हैं कि रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी, ठीक है। तो हम बेसिकली रिस्क को करने वाले हैं एवेल्युएट, क्या एवेल्युएट, ठीक है। तो एवेल्युएशन के दौरान हम दो चीज़ें कंसिडर करेंगे, लाइक्लीहुड और सेवेरिटी, ठीक है। अच्छा, तो रिस्क बेसिकली कहते हैं लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी। तो लाइक्लीहुड किसे कहते हैं? इम्कानात को, और सेवेरिटी किसे कहते हैं? शिद्दत को, ठीक है। लाइक्लीहुड इम्कानात, सेवेरिटी शिद्दत। तो अब लाइक्लीहुड इम्कानात, इसके ज़रिए, इस फार्मूले के ज़रिए हमने रिस्क को क्या करना होगा? एवेल्युएट, उसका एस्टिमेट निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे क्वालिटेटिव अप्रोच और सेमी क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो क्वालिटेटिव क्वालिटी से निकला है, जिसमें हम क्वालिटी को देखते हैं कि ये चीज़ अच्छी है या ख़राब। इसमें हम नंबर्स को नहीं देखते कि इसकी तादाद कितनी है, तादाद को नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को देखते हैं? क्वालिटी। जबकि सेमी क्वांटिटेटिव में हम क्वालिटी को भी थोड़ा बहुत देखते हैं और साथ साथ हम क्वांटिटी को भी देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एवेल्युएशन के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी, और सेमी क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ करेंगे, मींस क्वांटिटी को भी देखेंगे और क्वालिटी को भी देखेंगे। तो अब हम एवेल्युएट करते हैं रिस्क को, ठीक है। तो एवेल्युएशन में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी।
लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी। तो हमने लाइक्लीहुड को, इम्कानात को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? 5, और सेवेरिटी को भी 5। अब 1 पे हमने रखा है एक्सट्रीमली अनलाइकली, मींस एक्सीडेंट के होने के इम्कानात एक्सट्रीमली अनलाइकली हैं, बहुत ही कम है, इंतहाई कम है। 2 पे है अनलाइकली, एक्सीडेंट के होने के इम्कानात क्या हैं? कम। 3 पे है पॉसिबल, एक्सीडेंट के होने के इम्कानात थोड़े बहुत हैं। 4 पे है लाइकली, एक्सीडेंट के होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और 5 पे है वेरी पॉसिबल, मींस एक्सीडेंट के होने के इम्कानात इंतहाई ज़्यादा हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम आ जाते हैं सेवेरिटी पे, शिद्दत पे। तो 1 पे है वेरी माइनर, एक्सीडेंट अगर हो भी गया तो उसकी शिद्दत क्या होगी? वेरी माइनर, बहुत मामूली, ठीक है। 2 पे है फर्स्ट एड इंजरी, अगर हादसा हो गया तो फर्स्ट एड इंजरी आएगी, मीन्स मामूली, इंसान को ज़ख़म वगैरह आ जाएगा। 3 पे है लॉस्ट टाइम इंजरी, मीन्स के अगर हादसा हो गया तो बंदा 3 दिन से ज़्यादा, लॉस्ट टाइम कहते हैं कि बंदा 3 दिन से ज़्यादा बेड रेस्ट पे चला जाएगा। 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, इस तरह का हादसा होगा। 4 पे है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, इंसान हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। और 5th पे है डिसेबलिंग इंजरी, मीन्स के इंसान क्या हो जाएगा? माजूर, या डेथ हो सकती है उसकी, ठीक है। अब देखें, एवल्यूएशन करते हैं इस रूम में रिस्क की। इस रूम में आपके ख्याल में, चलें यहाँ पे एक रिस्क फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, पंखे के गिरने को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पंखे के गिरने के इम्कानात आपके ख्याल में क्या हैं? इंतहाई कम, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा, इंतहाई कम या अनलाइकली कह देते हैं। चलें, एक्सट्रीमली अनलाइकली को छोड़ 2 कह देते हैं, अनलाइक। अगर यहाँ पे पंखा गिर गया तो क्या होगा? कौन जख्मी होगा? स्टाफ और स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना। इसमें कौन सी इंजरी आएगी? वेरी माइनर या फर्स्ट एड इंजरी आएगी, या लास्ट टाइम इंजरी आएगी, या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, या डिसेबलिंग। लास्ट टाइम कह देते हैं, चलें, या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कह देते हैं, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आ जाएगी। तो हमने एवल्यूएशन के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है? मल्टीप्लाई बाय सेवेरिटी। तो लाइक्लीहुड 2 और सेवेरिटी 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 8। यहाँ पे रिस्क कितना है? फॉलिंग फैन का 8 रिस्क। अब यहाँ पे हम कोलिजन, टकराव, उसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस कितने हैं? पॉसिबल। कोलिजन अगर हो भी गया तो ज़्यादा क्या होगा? फर्स्ट एड इंजरी आएगी, फर्स्ट एड आ जाएगी। चलें, तो 3, 2, 6। इलेक्ट्रिसिटी का रिस्क डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे करीब ही है, पाँव में पड़े हुई है, ठीक है। तो क्या है इम्कानात? लाइकली 4 ज़्यादा है ना, क्योंकि बिल्कुल करीब ही है। और अगर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया तो क्या होगा? मीन्स के हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी आ सकती है। मैक्सिमम आप कंसिडर करें, मैक्सिमम जहन में जो रिजल्ट होता है ना, उसको मैक्सिमम तस्वर किया है, कम ना तस्वर किया है। बात समझ आ रही है आप? तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट आ सकती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 16। यहाँ पे रिस्क कितना है इलेक्ट्रिसिटी का? 16। आप डिसेबलिंग लिख दें, 5 लिख दें, गलत नहीं है ये। अब मिसाल के तो मैंने कह दिया 4, तो ये नहीं कि बस मेरा 4 सही है, आपने 5 लिख दिया, 5 भी ठीक है, अपने अंदाजे से आपने करना है। ये कोई रूल नहीं है कि बस मैंने 4 कह दिया तो आप भी 4 ही आपने देना। आप 5 लिख दें, 4 5 20, आप 20 बढ़ा दें। मैक्सिमम तस्वर करें, कम नहीं। क्या अगर कोई बंदा आप 4 की जगह लिख दे 1, अब ये तो फिर गलत है। आपने मैक्सिमम कंसिडर करना, ठीक है। क्लियर है यहाँ? अब फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले नॉइस जो था बहुत ज़्यादा थी कि नहीं? अब नॉइस वेरी प्रोबेबल थी, 5
उससे नुकसान क्या पहुंच रहा था, ज़्यादा पहुंच रहा था, डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रही थी, ठीक है। मीन्स के इसमें आप उसके मुताबिक नॉइज़ के मुताबिक, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 नॉइज़ के मुताबिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा थी ना, लेकिन ये तो एक्यूट नॉइज़ थी, मीन्स थोड़े वक्त के लिए थी। अगर सारा दिन इसी नॉइज़ में हम रहे ना तो इन द एंड ऑफ द डे हम बीमार हो सकते हैं, फटीग स्ट्रेस की वजह से, तो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट भी आ सकती है, ठीक है। तो 5 × 4 20, तो नॉइज़ का रिस्क 20 था अगर पूरे दिन होता ये नॉइज़, ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिकली इस फार्मूले के ज़रिए हम रिस्क को सही तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं। तो रिस्क असेसमेंट में हमने सबसे पहले ख़तरात को पहचाना, फिर हमने ये देखा कि उससे कौन मुतासर हुआ, कौन से लोग मुतासर हुए, फिर उसके बाद एवेलुएशन की फार्मूले के ज़रिए। अब डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस करना है। डिसाइड ऑन प्रिकॉशन मीन्स के हिफाजती इक़दाम। तो देखें ये मैट्रिक्स भी बनाई गई है, अक्सर इसके ज़रिए हम रिस्क को एवेलुएट करते हैं तो आसानी हो जाती है। वो कैसे, ये लाइक्लीहुड का सेक्शन है 1 2 3 4 5, मीन्स ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिख दिए गए और ये सेवेरिटी का है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल लाइक्लीहुड क्या था 4 और कॉन्सिक्वेंटली 4 × 4 16, ठीक है। तो अगर रिस्क ये डार्क ग्रीन हो ना तो ये कम है, क्योंकि 1 2 तो रिस्क कम है ना, और अगर ये 3 4 हो तो ये थोड़ा सा ज़्यादा, ये 5 to 9 हो तो ये वार्निंग में आ जाता है, ये जो 10 से 16 तक हो तो ये थोड़ा हाई है, ठीक है। और ये रेड कलर में जो है ये एक्सट्रीमली अनलाइकली, मीन्स कि इसमें आपने काम नहीं करना, स्टॉप करना है काम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखें जब हमने ये मेथड इख्तियार किया है ना, ये फार्मूले के ज़रिए रिस्क को फाइंड आउट करने का, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ है? इसका फ़ायदा ये हुआ है कि एडवांटेजेस ऑफ सेमी क्वांटिटेटिव रिस्क एवेल्यूएशन का क्या फ़ायदा हुआ है? थिंकिंग, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग, हमें रिस्क क्लियर हो गए कि नॉइज़ 20, इलेक्ट्रिसिटी 16, स्लिप एंड ट्रिप 12, इस तरीके से क्लियर हो गया ना। एग्जैक्ट सब के आंसर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि लो है, मीडियम है या हाई है, फॉर एग्जांपल हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, तो अब कोई कहेगा कि नॉइज़ का रिस्क हाई है, कोई कहेगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी का रिस्क है। बात की समझ आ रही है? उसमें फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, लेकिन इसमें नहीं आ रही, ठीक है। कंसिस्टेंसी ऑफ अप्रोच, आसानी से आप रिस्क को एवेल्युएट भी कर लेते हैं कि नहीं। कंसिस्टेंसी देखें, हमने स्लिप ट्रिप, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, नॉइज़, इसका कोलिजन, इसका रिस्क हमने कम से कम 1-2 मिनट में कर लिया होगा कि नहीं, जल्दी से हो जाता है, कंसिस्टेंसी आ जाती है ना। इसके अलावा प्रायोरिटाइजेशन भी आ जाती है। प्रायोरिटाइजेशन जानते हैं? प्रायोरिटाइजेशन इसको कहते हैं कि अब 20 रिस्क है एक जगह पे 8 रिस्क है, तो पहले किसको सॉल्व करें? 20 को, क्योंकि वो ज़्यादा है। बात की समझ आ रही है? तो इससे आप प्रायोरिटाइजेशन भी कर सकते हैं। और टाइम स्केल भी आप बता दें, इसको हम 1 हफ्ते में कर लेंगे, इसको हम 1 महीने में कर लेंगे। आगे लिखना होगा, ठीक है ना। आगे लिखना होगा आपने कि ये 1 हफ्ते में इसको कंट्रोल करेंगे, इसको 1 महीने में, इसको 4 महीनों में, ठीक है। इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 4 से बिलो रिस्क तो वो क्या है? एक्सेप्टेबल, मीन्स कि कम है, काम कर सकते हैं। अगर 5 to 8 हो तो वो टॉलरेबल है, बर्दाश्त के काबिल तो है, लेकिन हमने कोशिश करनी होगी कि इसको भी 5 से कम कर दें। और 9 to 14 हो तो वो क्या है? टॉलरेबल है, बर्दाश्त के काबिल है। और 15 से ज़्यादा हो तो वो क्या है? अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। क्लियर? देखें, एक्सेप्टेबल रिस्क किसे कहते हैं? जो कि 5 से क्या हो? कम, जिसमें आप आसानी के साथ काम कर सकें। टॉलरेबल रिस्क किसे कहते हैं? जो कि बर्दाश्त के काबिल हो, टॉलरेबल कहते हैं, लेकिन कम टाइम के लिए, फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसी तरह रेजिजुअल रिस्क किसे कहते हैं? रेजिजुअल रिस्क कहते हैं कि सेफ्टी करने के बावजूद भी जो रिस्क रह जाए, क्योंकि रिस्क कभी ज़ीरो हो सकता है, तो सेफ्टी करने के बावजूद भी जो रिस्क कम हो जाए, ठीक है, सेफ्टी करने के बावजूद भी जो रिस्क रह जाएगा ना, उसको हम क्या कहेंगे? रेजिजुअल रिस्क, क्योंकि रिस्क तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। ज़ीरो तो कभी भी नहीं हो सकता, आप सेफ्टी जितनी भी कर लें, लेकिन रिस्क तो ज़ीरो नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं रेजिजुअल रिस्क। क्लियर है?
तो अभी तक हमने देखे खतरात को पहचान भी लिया है, उसका टेक्निक पढ़ लिया ना, उसके बाद उसका जायज़ा ले लिया कि उससे कौन मुतासिर होगा, किस तरीके से मुतासिर होगा। एवेल्यूएशन भी कर लिए 5x5 मैट्रिक्स के ज़रिए, लाइक्लीहुड को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, रिस्क को भी एवेल्यूएट भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने क्या करना है, डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस, हिफाजती इक़दाम करने। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि जनरल कंट्रोल हायरार्की, इस तरतीब के मुताबिक आपने सेफ्टी करनी है। ये तरतीब क्या है, इसमें सबसे पहले आपने करना है एलिमिनेट दी हैज़र्ड्स, खतरात को कम्प्लीटली ख़त्म करना है। मीन्स तरतीब किसे कहते हैं? अब फॉर एग्जांपल आप असर की नमाज दोपहर को पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। एक प्रॉपर तरतीब है ना, फजर ज़ोहर असर, प्रॉपर तरतीब है ना। इसी तरह ये एक प्रॉपर तरतीब है। मीन्स आपने सबसे पहले ही करना क्या होगा, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी होगी। अगर एलिमिनेट ना हो सके तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, सेफ प्लेस बनानी होगी वर्कर्स के लिए, क्योंकि आप रिस्क को तो एलिमिनेट नहीं कर पाए, तो फिर आपने सेफ प्लेस बनानी होगी, जगह को सेव करना होगा, और साथ साथ सेफ पर्सन भी बनाना होगा। जो बंदा काम कर रहा हो उसको क्या बनाना होगा, सेफ, कॉम्पिटेंट। ठीक है, सो एलिमिनेट द हैज़र्ड, रिमूव द सोर्स ऑफ द रिस्क। सबसे पहले तो जो चीज़ नुकसानदेह साबित हो रही है उसी को ख़त्म कर दो। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल वो बंदा नीचे काम कर रहा था, शोर आ रहा था, हमने उसको कह दिया कि यार आप काम ना करो, मिसाल के तौर पर अभी काम ना करो, थोड़े टाइम बाद कर लेना, तो हमने वो रिस्क कम्प्लीटली एलिमिनेट कर लिया, कर लिया। ठीक है ना। अगर वो कहता है कि नहीं मैंने काम करना है, तो फिर मैं क्या करता, तो फिर मैं सेफ प्लेस बनाता। वो कैसे, मैं आपको कहता चले आए ऊपर क्लास ले लेते हैं ताकि उसकी आवाज़ ना आए, या मैं यहाँ पर शीट लगा लेता इस तरह की कोई शीट साउंड प्रूफ की, ताकि आवाज़ ना आए। ये फिर सेफ प्लेस की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है। और अगर ये भी नहीं हो सकता, बल्कि ये अगर हो भी जाए तो इसके साथ साथ हमने सेफ पर्सन लाजमी बनाना होगा। ठीक है। सेफ पर्सन कैसे, कि आपको मैं हेडफोन दे देता या एयर मफ्स दे देता, आप वो पहन लेते ताकि आपको शोर की आवाज़ ना आए। लेकिन पहली कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए, एलिमिनेट दी हैज़र्ड, रिमूव द सोर्स ऑफ द रिस्क, द मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कि आपने रिस्क को कम्प्लीटली ख़त्म ही कर दिया। लेकिन अगर ख़त्म नहीं हो सकता तो फिर क्या करेंगे, सेफ प्लेस बनाएंगे। इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस करेंगे, यहाँ पे कोई दीवार दूसरी खड़ी कर देंगे, लाइट की दीवार लगा देंगे, मिसाल है ना। ठीक है ना। इसी तरह सेफ पर्सन कैसे बनाएंगे, सेफ वर्किंग मेथड्स उसको समझाएंगे, रिलाइज हैवीली ऑन सेफ बिहेवियर, कि उसका रवैया अच्छा बने। अब मिसाल आपको मैंने एयर मफ्स दे दिए लेकिन आप पहन नहीं रहे, तो अब इस पर तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, एनी टाइम तो आपको नहीं कह सकता, तो ये आपके बर्ताव पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये तरीका है रिस्क को कंट्रोल करने का। सबसे पहले क्या कोशिश करनी चाहिए, एलिमिनेट हो जाए, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एलिमिनेशन। लेकिन हर जगह पे ये नहीं हो सकता, तो फिर आपको क्या करना होगा, सेफ प्लेस बनानी होगी और सेफ पर्सन बनाना होगा। Sir, for identifying questions, Russia identifying the hazard की मुंग वर्ग the hazard question yes hazard दिया वो मुकम्मल सको एलिमिनेट टुक के एलिमिनेट तशी की देनो बिया सको रिड्यूस और सब्स्टिट्यूट दी हैजर्ड आगे पजे बल यूजर उस मिसाल के तौर पर मुंगा एलिमिनेट को लेनो शु, एक चीज़ को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते रिस्क, उसकी जगह वो चीज़ ले आएंगे जो कि कम खतरनाक हो। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं पेंट करता हूँ, मैं अपने कमरे को पेंट करता हूँ, तो आप एलिमिनेट तो नहीं कर सकते ना, पेंट तो करना ही है ना। yes, लेकिन फिर आप कहते हैं कि यार पेंट तो ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, रिड्यूस कर लेता हूँ, क्या डिस्टेम्पर कर लेता हूँ। ठीक है ना। जिसको कहते हैं रिड्यूस और सब्स्टिट्यूट दी हैजर्ड। उसके बाद आइसोलेट, अगर आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिड्यूस भी नहीं कर सकते, बाज़ जगहों पे आप रिड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, आइसोलेट पीपल फ्रॉम हैजर्ड, द हैजर्ड फ्रॉम पीपल, लोगों को खतरे से दूर कर देंगे। जिस तरह आप सड़क पे देखें ना BRT प्रोजेक्ट पे, तो उन्होंने क्या लगाया हुआ, प्रॉपर लोहे की शीट्स लगाई हुई,
उस तरफ ख़तरा, इस तरफ इंसान को ख़तरे से दूर कर दिया उन्होंने। Yes. तो वहाँ पे ना एलिमिनेट हो सकता था ना ही रिड्यूस हो सकता था, तो उन्होंने क्या कर दिया है, आइसोलेट। Isolate. ठीक है। कंट्रोल एक्सपोजर, कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को कम से कम करें, उसके असरात को कम से कम करें। अब जिस तरह पेशावर में डस्ट ज़्यादा है कि नहीं, Yes, sir. डस्ट ज़्यादा है ना, Yes. तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? डंपर्स वगैरह फिर रहे होते हैं, पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं। Yes, sir. क्यों? ताकि उसका एक्सपोजर जो है वो कंट्रोल हो, क्योंकि हम डस्ट को अब एलिमिनेट नहीं कर सकते, Yes. वो तो आ रही है, ना ही उसको रिड्यूस आसानी से कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते, कंट्रोल एक्सपोजर कर सकते हैं, Yes. उसके असरात को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? सेफ कंडीशंस बनाए कि इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स में डंपर्स वगैरह चलाएं। ठीक है ना, Yes. क्लियर है? Yes, sir. अगर कंट्रोल एक्सपोजर भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? पीपीईज दे देंगे वर्कर्स को, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दे देंगे, मास्क दे देंगे, डस्ट है तो मास्क दे देंगे। Yes, sir. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उनको पीपीईज दे देंगे। पीपीईज मींस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, हेलमेट, शूज, जैकेट्स। ठीक है। Yes. और इसके साथ साथ आपने डिसिप्लिन को लाजमी लाना होगा। डिसिप्लिन मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसमें सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, ट्रेनिंग, सुपरविजन, इन्फोर्समेंट, ये आपने करनी है। क्लियर? Yes. तो बेसिकली जब भी आप कंट्रोलिंग करें तो आपने इस हायरार्की से क्या लेनी होगी, मदद लेनी होगी। सबसे पहले एलिमिनेट करो, एलिमिनेट ना हो सके तो रिड्यूस करो, रिड्यूस ना हो सके तो आइसोलेट करो, आइसोलेट के बाद आप क्या करो, कंट्रोल एक्सपोजर, फिर उसके बाद फीस दे दो और उसके बाद डिसिप्लिन को लेकर। तो ये है कंट्रोलिंग हायरार्की। अगर किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन आया हुआ कि आउटलाइन द जनरल हायरार्की ऑफ कंट्रोल, उसमें उसने ये लिखा लेकिन उसने ये पीपी जो है ये यहाँ पे लिख दिया और एलिमिनेट यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्वेश्चन उसका गलत हो गया। क्योंकि हायरार्की किसे कहते हैं? तरतीब। ठीक है ना, तरतीब। तो तरतीब आपने इसी तरीके से लिखनी है, ये तरतीब है। ठीक है ना, अगर किसी ने इसको मिक्सअप कर दिया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. सर ये सब क्वेश्चनों में इस तरह लिखेंगे ना, कुछ बस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन जिस किस्म का है, बाज़ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें तरतीब नहीं, उसमें मिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तो असल में क्वेश्चन ही ऐसा है कि इसमें आप चेंज मिक्सअप नहीं लिख सकते। क्वेश्चन ही हायरार्की का है, हायरार्की कहते हैं तरतीब को है, तो तरतीब में ही आपने लिखना है। ठीक है ना, अब तरतीब का ना कहा हुआ तो फिर आप मिक्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये नोट करने वाली हैं, क्योंकि ये अक्सर स्टूडेंट्स फिर मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए प्रायोरिटीज़ एंड टाइम स्केल, प्रायोरिटीज़ भी लिखनी होंगी, टाइम स्केल भी लिखना होगा। अगर एक जगह पे रिस्क आपने एवेल्युएट किया 20 आया और दूसरी जगह पे एवेल्युएट किया और 12 आया, तो पहले 20 को हल करें। प्रायोरिटी किसको ज़्यादा देनी चाहिए, 20 को कि 12 को? 20 को ना, 20 को पहले प्रायोरिटी, ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है कि हाई रिस्क हाई प्रायोरिटी एक्शन, लो रिस्क लो प्रायोरिटी, बात इन्होंने वाजे कर दी है। ठीक है ना, बट रिस्क एंड टाइम स्केल आर नॉट द सेम। लो कॉस्ट इजी एक्शन शुड बी डन इवन इफ लो प्रायोरिटी। कहता है कि अगर आप लो प्रायोरिटी तो लो कॉस्ट, कम पैसे लगाएं, इजी एक्शंस करें। ठीक है, मीडियम प्रायोरिटी स्टिल नीड्स रैपिड एक्शन, लेकिन अगर मीडियम प्रायोरिटी हो तो आपने रैपिड एक्शन। ठीक है ना, Yes, sir. क्लियर है? Yes. तो हाई प्रायोरिटी हो, सॉरी हाई रिस्क हो तो हाई प्रायोरिटी, लो रिस्क हो तो लो प्रायोरिटी। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपके 3 स्टेप्स हो गए। ठीक है, Yes, sir. रिस्क असेसमेंट की, इसमें हमने ख़तरात को पहचान भी लिया है, उसमें हमने डिटेल पढ़ी किस तरीके से ख़तरात को पहचाना, Yes, sir. कौन लोग उससे मुतासिर होंगे उसका जायज़ा लेना, वो भी हमने कर लिया। रिस्क को एवेल्युएट भी कर लिया 5x5, Yes, sir. हायरार्की भी पढ़ ली है, कैसे उसको किस तरतीब से कंट्रोल करना है वो भी पढ़ ली है। अब इन तीनों स्टेप्स को आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो रिकॉर्ड तो आसान है ना, रिकॉर्ड का मतलब कि उसको लिख लेना है, अपने रिकॉर्ड में रख लेना है, क्योंकि ज़बानी चीज़ अच्छी होती है, वर्बल चीज़ अच्छी होती है कि रिटन, तो सब चीज़ों को आपने रिकॉर्ड करना होगा। Yes, sir. तो अभी तक आपने क्या क्या किया है? एक्टिविटी एरिया बीइंग असेस्ड एंड हैजर्ड, आपने ख़तरात को पहचाना है, Yes, yes. क्या क्या काम हो रहा है इसको देखा है, Yes. वो लिख लेंगे कि ये खुदाई हो रही है, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन हो रही है, इस जगह पे हो रही है, एड्रेस लिख देंगे, मेरा नाम ये है,
मैं यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर हूँ इस कंपनी में, इस डेट को इस वक्त मैंने ये रिस्क असेसमेंट किए हैं, नीचे लिख देंगे ये खतरात यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ग्रुप्स एट रिस्क, इससे ये लोग मुतासर हो रहे हैं। जो सेकंड स्टेप एवेल्यूएशन ऑफ रिस्क, 5x5 मैट्रिक्स करेंगे, बिजली का ये रिस्क है, फायर का ये रिस्क है, स्लिप एंड ट्रिप का ये रिस्क है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना लाइवलीहुड कॉन्सेप्ट, एवेल्यूएशन कर ली एंड एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैयर्स, और ये भी देखेंगे कि ऑलरेडी जो हिफाजती इक़दाम हुए हैं वो कैसे हैं, फर्दर प्रिकॉशंस नीडेड, और मज़ीद क्या हिफाजती इक़दाम हमने करने हैं, ठीक है ना। जिस तरह हमने 5 ये इसके ज़रिए आप देखेंगे ना क्या ये मज़ीद इक़दाम हमने करने हैं। और फिर उसके बाद डेट एंड नेम ऑफ दी कॉम्पिटेंट, जो बंदा रिस्क असेसमेंट कर रहा है उसका नाम, उसकी डेट, ठीक है ना, ये कब वो करे, और रिव्यू डेट भी आप लिखेंगे कि ये 4 महीने तक ये रिस्क असेसमेंट ठीक है, 4 महीने के बाद इसको दोबारा से चेक करना होगा, ठीक है। तो ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। तो इन दी एंड सिग्निफिकेंट चेंज इन रिव्यू हम क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम तो चेंजेस आती रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल काम का तरीक़ेकार, प्रोसेस बदल गया तो रिस्क असेसमेंट को क्या करना होगा, सब्सटेंस चेंज हो गई, चेंज करना होगा, चीज़ें चेंज हो गई, मटेरियल चेंज हो गया, इक्विपमेंट बदल गई, मशीन्स बदल गई, तो रिस्क असेसमेंट को क्या करना होगा, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट बदल गया, चेंज करना होगा, पर्सनल लोग बदल गए, कानून बदल गया, तो फिर आपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना होगा, चेंज। क्योंकि जब ये तमाम चीज़ें बदलेंगी तो ख़तरात भी बदलेंगे, लोग भी बदलेंगे, हिफाजती इक़दाम भी बदलेंगे, ठीक है ना। इफ़ इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड, एक्सीडेंट ज़्यादा होने लगे, नियर मिसेस ज़्यादा होने लगे, इल हेल्थ की केसेस ज़्यादा होने लगे, तो फिर आपने रिस्क असेसमेंट को क्या करना होगा, एंड पीरियडिकली एनुअली, तकरीबन हर साल के बाद आपने कम से कम 1 साल के बाद तो लाजमी आपने रिव्यू करना, ठीक है, क्लियर है, समझ आएगी। तो ये आपके रिस्क असेसमेंट का कंप्लीट टॉपिक था, जिसमें आपने आइडेंटिफाई दी हैज़र्ड किया, उसका तरीक़ेकार भी पढ़ा, आइडेंटिफाई हु कुड बी हार्म एंड हाउ, कौन से लोग उससे मुतासर होंगे, कैसे मुतासर होंगे, वो भी हमने पढ़ा। एवेल्यूएशन हमने की 5x5 मैट्रिक्स, उसके बाद डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस हमने किया, तरतीब पड़ी कि कैसे उसको कंट्रोल करें, तो इन तमाम स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेना है और टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करना है, क्लियर है। तो ये 5 स्टेप्स हैं किसके, रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो यंग पर्सन्स के लिए आपने स्पेशल सेफ्टी करनी होगी। यंग पर्सन जानते हैं जी, बस ये थोड़ा सा रहता है, ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। यंग पर्सन्स के लिए आपने स्पेशल सेफ्टी करनी होगी। यंग पर्सन्स किसे कहते हैं, जो कि 18 साल से कम होते हैं। क्यों, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस कम होता है, फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी इनकी क्या होती है, कम होती है, बातों में ये जल्दी आ जाते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, इनको जो बात को बस जल्दी से ईगरली कर लेते हैं, ठीक है ना, जज्बाती होते हैं। पुअर रिस्क परसेप्शन, इनके जो सोच होती है, रिस्क परसेप्शन होता है वो वीक होता है। इन्फ्लुएंस बाय पीर ग्रुप्स का इनके ऊपर बहुत असर होता है, बड़े जो बात करते हैं बस ये उनकी बात, ठीक है ना, चाहे वो सीधी हो कि उल्टी हो। इसी तरह ईगर होते हैं, जज्बाती होते हैं। अब इनके लिए क्या हिफाजती इक़दाम करने हैं हमने, प्रोहिबिशंस सर्टन हाई रिस्क एक्टिविटीज, जो हाईली रिस्क एक्टिविटीज़ हैं वो इनसे नहीं करवानी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हाईली रिस्क की मशीन है उस पर काम नहीं करवाना। इसी तरह रिस्ट्रिक्ट वर्क पैटर्न्स एंड आवर्स, वर्क पैटर्न्स, काम का तरीक़ेकार, कितने घंटे काम करना है, ये उनसे ओवर टाइम उनसे नहीं लेना। इसी तरह ट्रेन एंड सुपरवाइजर, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है और उनको सुपरविजन करनी है। सर 18 साल से कम जो होते तो उसको तो काम की इजाज़त तो नहीं होती, लेकिन बाज़ जगहों पे मतलब कि लोग काम लेते हैं, ठीक है ना। अब तकरीबन 16 ईयर्स जो है तो हो गए, पहले 18 था, अब 16 पे बाज़ कंट्रीज़ में 16 है, ठीक है ना। बाज़ जगहों पे यंग पर्सन्स वो भी, उनको भी कहा जाता है जो 18 to 21 होते हैं, ठीक है ना। जो 16 से कम हो ना वो फिर चाइल्ड लेबर में आ जाता है, वो मना है। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन्स अगर हों साइड पे तो उनके लिए क्या हिफाजती इक़दाम करेंगे। सर्टन केमिकल, फॉर एग्जांपल लेड है,
लेड एक जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, ये पेंट्स वगैरह में होता है, धुएं में होता है, यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन्स को जाने की इजाज़त नहीं देंगे, ठीक है। इसी तरह सर्टन बायोलॉजिकल एजेंट्स, रूबेला वायरस अगर कि पानी वगैरह गंदे पानी में होता है तो ये इससे बचाएंगे उससे कि वो साफ़ पानी पिए। इसके अलावा मैनुअल हैंडलिंग उससे नहीं करवाएंगे। मैनुअल हैंडलिंग जानते हैं, भारी सामान उससे नहीं उठाएंगे। एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, गर्मी सर्दी से उसको बचाएंगे। होल बॉडी वाइब्रेशन, ऐसा काम उससे नहीं करवाएंगे जिससे उसकी बॉडी में क्या पैदा हो, वाइब्रेशन, इस तरह ट्रेलिंग मशीन हो गई या सफ़र वगैरह, उससे ज़्यादा नहीं करवाएंगे। इसी तरह आयनाइजिंग रेडिएशन, जो शुआएँ वगैरह है उससे बचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह शुआएँ कौन सी हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इनसे इनको बचाने, क्योंकि ये इनकी बॉडी से गुजरें तो इनको नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह नाइट शिफ्ट का काम नहीं करवाएंगे ताकि इनकी नींद डिस्टर्ब ना हो, पूरी हो। स्ट्रेस, परेशान नहीं करेंगे। एंड वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। डिसेबल्ड वर्कर्स, डिसेबल्ड किसे कहते हैं, माजूर। तो आइडेंटिफाई, देखेंगे कि कौन से लोग डिसेबल्ड हैं। तो डिसेबिलिटी भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपको ड्राइविंग करना नहीं आती, आपको ड्राइवर की जॉब मिल गई तो आप डिसेबल्ड हैं उसमें, उस जॉब में आप डिसेबल्ड हैं, ठीक है ना। किसी की नज़र कमज़ोर हो, वो डिसेबल्ड है अगर उससे ऐसा काम दिया जा रहा है जिसमें उसकी नज़र इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह माजूर लोगों का तो पता भी लगता है कि कोई गूंगा है, कोई बहरा है, किसी का पाँव नहीं, किसी का हाथ नहीं है, तो ये डिसेबल्ड लोग कहते हैं, ठीक है। इनको आपने देखना होगा, इनकी हेल्थ एंड फिटनेस क्राइटेरिया फॉर सम जॉब्स देखना होगा, कौन सा काम है उसके लिए उनकी हेल्थ फिटनेस को चेक करना होगा, ठीक है। आई साइट रिक्वायरमेंट टू ड्राइव फॉरक्लिफ्ट ट्रक। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो फॉरक्लिफ्ट चला रहा है। फॉरक्लिफ्ट जानते हैं किसे कहते हैं, फॉरक्लिफ्ट सड़क पे ट्रैफिक की गाड़ी होती है, वो गाड़ी को उठा लेती है, ले जाती है, देखा है उसको फॉरक्लिफ्ट। तो फॉरक्लिफ्ट ट्रक जो ड्राइवर है उसकी नज़र कमज़ोर है तो वो तो डिसेबल्ड हो गया। तो आपने इस तरह के वर्कर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। एंड वर्कर्स विद नॉन डिसेबिलिटीज़ का भी पता होता है, पता लगता है ना कि इसका हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो नॉन डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इनके लिए आपने फिर सेफ्टी करनी होगी। लून वर्कर्स के लिए भी आपने करनी होगी। लून वर्कर्स कैसे कहते हैं, जो कि अकेले काम कर रहे हो, दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे हो। सो लून वर्कर्स स्पेशली वुलनरेबल एंड मोर एट रिस्क ऑफ वायलेंस। लून वर्कर्स को क्या खतरा होता है, वायलेंस का। अब जिस तरह एक पोलियो वर्कर है फॉर एग्जाम्पल, वो चला जाए किसी इलाके में तो वायलेंस का खतरा होता है उसको, तो ये एक लून वर्कर है। इसी तरह कोई बंदा किसी भी जगह पे चला जाए तो वहाँ पे वो लून वर्कर है, ठीक है। तो प्रिजन ऑफिसर्स, मेंटल हेल्थ नर्स, प्रिजन ऑफिसर कोई किसी बंदे को पकड़ने या गया हुआ हो, ठीक है ना, पुलिस ऑफिसर, ठीक है, तो वो क्या है, लून वर्कर, ठीक है। इसके अलावा इफ़ दे आर इंजर्ड और इल कन्फाइंड स्पेस हो, ये भी हो सकता है कि लून वर्कर जख्मी भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है। अगर कन्फाइंड स्पेस में अकेले एक बंदा काम कर रहा हो मेन होल वगैरह में, तो वो लून वर्कर है कि नहीं, वो बीमार भी हो सकता है। सो डिफाइन हैजर्ड एंड रिस्क। तो हैजर्ड किसे कहते हैं, हर वो चीज़ जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और रिस्क, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ हार्म एंड द सेवरिटी ऑफ दैट हार्म, ठीक है। रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवरिटी। डिफाइन एक्सीडेंट, इंजरी, एक्सीडेंट एंड नियर मिस। डिफाइन कर सकते हैं। एक्सीडेंट किसे कहते हैं, जिसमें बंदा जानी या माली नुकसान हो जाए। इंजरी एक्सीडेंट जिसमें इंसान सिर्फ और सिर्फ जख्मी हो जाए। नियर मिस जिसमें इंसान बाल बाल बच जाए। व्हाट आर द 5 स्टेप्स टू रिस्क असेसमेंट। 5 स्टेप्स क्या है रिस्क असेसमेंट के, वो लिख देंगे। व्हाट शुड बी सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट कंटेन। सुटेबल और सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट कैसे बनेंगे, वो लिख देंगे। हु शुड बी कंसिडर्ड इन अ रिस्क असेसमेंट, किन को आपने देखना होगा, विजिटर्स, पब्लिक, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन तमाम लोगों का आपने देखना होगा। मेंटेनेंस स्टाफ हो गया, क्लीनर्स हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, ठीक है। हाउ इज रिस्क एवेल्युएटेड, हाउ इज रिस्क एवेल्युएटेड थ्रू 5x5 मैट्रिक्स। आप लाइक्लीहुड को भी 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें और सेवरिटी को भी 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें और नीचे फार्मूला लिख दें, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय सेवरिटी। इस तरीके से रिस्क एवेल्युएट होता है थ्रू 5x5 मैट्रिक्स। या सिंपल आप वो मैट्रिक्स बना लें, बस रिस्क एवेल्युएट हो जाए। क्लियर है? तो ये आपका रिस्क असेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसमें हमने क्या किया, खतरात को पहचाना, उसका जायज़ा लिया, उसका एवेल्युएशन एस्टिमेट निकाला, कंट्रोल किया, रिकॉर्ड किया और रिव्यू किया, ठीक है। ये भी तो रिस्क असेसमेंट है। तो यही रिस्क असेसमेंट है सर। और जो बाकी 5 स्टेप्स हैं, कौन से 5 स्टेप्स,
ये सिविल असेसमेंट कौन से? ये वाले 5 स्टेप्स बता रहे हैं? ये पहले वाले ये यस सर ये तो कंट्रोलिंग नहीं हायरार्की है। नहीं सर ये नहीं है सर इससे पहले कौन से? ये यस सर ये तो यही तो हमने अभी कहा है कि खतरात को पहचानना, उसका जायज़ा लेना, उसको एवेल्युएट करना, कंट्रोल करना, इन तीनों स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेना, यही तो हमने अभी एक एक करके पढ़ा है सब। ठीक है, पढ़ा है।